हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस पार्ट में ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं। उसमें पार्ट 1 में रूरल लैंड यूज़ के बारे में स्टडी किया है एंड पार्ट 2 में अर्बन लैंड यूज़ के बारे में सिखाया है। तो अभी हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स। Rural settlements start outside the boundary areas of urban settlements। जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वो अर्बन सेटलमेंट्स के बाउंड्री पर स्टार्ट होते हैं। मतलब जो शहरी भाग वगैरह होता है उनकी बाउंड्री होती है, वहाँ पर ये गांव के लोगों की बस्ती बैठ जाती है। रूरल सेटलमेंट्स मतलब अभी देखो, आपने देखा ही होगा कि जो बिग सिटीज़ होती हैं उनकी बाहर की साइड में कुछ रूरल एरिया होता है जो इन अर्बन सेटलमेंट्स में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की बाहर एक बस्ती बन जाती। बट द इंटरमीडिएट एरिया इन बिटवीन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एरिया। और ऐसे जो एरियाज होते हैं इनको हम ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। इन दिस एरिया देयर इज़ अ ब्लेंड ऑफ रूरल एंड अर्बन लैंड यूज़। और ऐसा जो एरिया होता है वहाँ पर रूरल और अर्बन लैंड यूज़ इन दोनों का ब्लेंडिंग होता है। इन दिस एरियाज लैंड यूज इज ऑफ मिक्स नेचर। और इस टाइप का जो एरिया होता है वहाँ पे मिक्स नेचर हमें दिखाई देता है। मतलब जो अर्बन थोड़ा सा उनका नेचर जो होता है वो अर्बन टाइप एंड रूरल टाइप होता है। इन दिस जोन कल्चरल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो ऑफ ए मिक्स टाइप। और उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है वो भी मिक्स टाइप होती है। मतलब कुछ रूरल टाइप, कुछ urban type. Over time, this area is converted to an urban area and these regions become suburbs. For example, Bandra, Bhandup, etc. are suburbs of Mumbai city. तो देखो, बहुत टाइम के बाद ये जो ट्रांजिशनल एरिया होता है वो डेवलप होता है और अर्बन एरिया में कन्वर्ट होता है। और ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? सबर्ब्स। सबर्ब्स मतलब उपनगर। जैसे हमारा मुंबई है तो मुंबई की बाउंड्री पर बाहर कुछ सालों पहले एक बस्ती थी, रूरल सेटलमेंट हुई थी। फिर उसके बाद उनकी डेवलपमेंट हुई और वो बाद में अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गए। और फॉर एग्जांपल बांद्रा, भांडुप, ये सबर्ब्स है मुंबई सिटी के। मतलब मुंबई सिटी के उपनगर जो है वो है बांद्रा एंड भांडुप। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। प्लान सिटीज़, अभी कुछ सिटीज़ जो ऐसे होती है कि जिनको प्लान किया गया होता है, बनाया जाता है, फिर बाद में उनकी सेटलमेंट होती है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्बनाइजेशन ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल पर बढ़ते जा रहा था। सिंस दिस अर्बनाइजेशन वॉज नॉट वेल प्लान, सिटीज बिगेन टू ग्रो इन अ हैपेजर्ड मैनर। और फिर भी अर्बनाइजेशन जो हो रहा था इतने फास्ट, मगर वो सही से प्लान नहीं हो रहा था। और सिटीज जो है वो बहुत ही विगरसली, बहुत ही फास्ट स्पीडली वो बढ़ती जा रही थी। Because of employment opportunities there, a large scale migration of to cities occurred। तो जो अर्बन सिटीज़ होती है, नगर वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरी होती है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग सिटीज़ की तरह माइग्रेट कर रहे थे, इसीलिए उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। As a result, the availability of land is always a serious problem in cities। और इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन सिटी का बढ़ रहा था, तो इसी वजह से वहाँ की लैंड जो है ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी और यही एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया। A lot of diversity is visible in the land use of cities। और सिटीज़ में जो है लैंड बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। लैंड यूज़ में बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, यूजेस होते हैं। हमने रूरल लैंड यूजेस में देखा ही है कि किस तरह वहाँ पर लैंड का यूज किया जाता है। लिमिटेड लैंड, वेरिड लैंड यूजेस एंड बर्गेनिंग cities resulted in the
थॉट ऑफ हैविंग प्लान सिटीज़ फॉर द फ्यूचर। और ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो इसी वजह से, और लैंड तो जितनी है उतनी ही है, लिमिटेड लैंड है, और लैंड यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसी तरह सिटीज़ भी बहुत बड़े, मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये सारी बातें हैं, इस पर सोचने में मजबूर हो गए कि हमें एक प्लान सिटी बनानी चाहिए ताकि फ्यूचर में लैंड प्रॉब्लम ना हो सके। इवन बिफोर ए सिटी ग्रोज, इट्स लैंड यूज इज प्री डिटरमाइंड एंड ए प्लान लेआउट इज प्रिपेयर्ड। और इसीलिए सिटी की ग्रोथ होने से पहले उसका जो लैंड यूज़ है वो पहले प्री डिटरमाइंड किया जाता है, उसे सही से प्लान किया जाता है, एक लेआउट बनाया जाता है। अकॉर्डिंगली द सिटीज़ आर डेवलप, और उसी के इस प्लान के अनुसार वो सिटी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर, सियोल साउथ कोरिया का, जूरिच स्विट्ज़रलैंड, वाशिंगटन डीसी यूएसए, ब्राज़ील, चंडीगढ़, भुवनेश्वर इन इंडिया एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान सिटीज़। और ये सारे एग्जाम्पल्स है प्लान सिटीज़ के। हमारे इंडिया में चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, ये हमारे इंडिया की प्लान सिटीज़ हैं। ठीक है, कैन यू टेल, एग्जामाइन द पाई चार्ट शोइंग लैंड यूज इन फिगर 6.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी आपको आगे जो फिगर्स दिए हैं उनको ऑब्जर्व करना है और नीचे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स देना है। तो देखो ये फिगर जो है लैंड यूज इन जापान 2011, ये लैंड यूज जापान का है, एंड दिस वन लैंड यूज इन इंडिया 2011, मतलब ईयर सेम है, दोनों कंट्री डिफरेंट है, ये जापान का है, ये इंडिया का है। अभी ये जो कलर्स दिखाई दे रहे वो देखते हैं हम कैसे। तो देखो यहाँ पर येलो कलर है, येलो कलर किसके लिए यूज़ किया है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर शो करने के लिए हमने येलो कलर यूज़ किया है। नेक्स्ट रेड कलर, ऑरेंज कलर परमानेंट एग्रीकल्चर, जो परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए है वो है ऑरेंज कलर। नेक्स्ट ग्रीन कलर जो है वो फॉरेस्ट के लिए, एंड जो ब्लू कलर है वो परमानेंट पास्चर के लिए, एंड नेक्स्ट जो डार्क येलो कलर है वो है अदर्स थिंग के लिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द लैंड अंडर फॉरेस्ट मोर। इन दोनों में से कौन सी कंट्री में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट के लिए ग्रीन कलर है, यहाँ पर 61.5% एंड हियर इज 23.1%। तो ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द लैंड अंडर एग्रीकल्चर मोर। और एग्रीकल्चर के लिए कौन सी कंट्री में ज़्यादा लैंड यूज़ की जाती है। तो एग्रीकल्चर के लिए देखो येलो कलर है एंड दिस इज ऑरेंज कलर। देखो यहाँ पर जापान में 11.7% है एग्रीकल्चर के लिए, एंड ये जो दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का 0.8%, मतलब टोटल अगर हम काउंट करें इन दोनों को तो 12.5 इसका आंसर आएगा। एंड इन इंडिया 52.8% सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड 4.2 इज परमानेंट एग्रीकल्चर। तो इन दोनों की अगर एडिशन करेंगे तो 57% एग्रीकल्चर के लिए है। तो हमारा इंडिया है, इसका आंसर है इंडिया। इन इंडिया लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द टू questions above, how will you relate the physiography and climate of India and Japan with their respective land uses। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर कंसिडर करेंगे तो हमें इंडिया और जापान का फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट को उसके लैंड यूजेस से रिलेट करना है। कैसे रिलेट करोगे, तो देखो हमारी इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा प्लेन्स हैं, मानसून क्लाइमेट अच्छा है, तो इसीलिए हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड यूज़ ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर का ये जो लैंड यूज़ है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर जापान में क्या है, तो वहाँ पर माउंटेन्स रीजन्स बहुत ज़्यादा है
और प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो जापान है वो फॉरेस्ट लैंड यूज़ वहाँ पर प्रोमिनेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेट देयर लैंड यूज़ एंड डेवलपमेंट। और लैंड यूज़ और डेवलपमेंट इन दोनों को कोरिलेट करना है। देखो, इन दोनों पिक्चर्स को, ग्राफ को अगर हम देखेंगे, पाई चार्ट्स को, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जापान में लैंड यूज़ का एक प्रॉपर उन्होंने अच्छे से डेवलपमेंट की है, एंड इनसे कंपेयर करेंगे तो हमारे इंडिया में लैंड यूज़ का इतना अच्छा से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंड यूज इज फाउंड इन जापान। जापान में कौन सी लैंड यूज, मतलब कौन सा लैंड यूज वहाँ पर ज़्यादा होता है? तो आंसर है दिस ग्रीन कलर, फॉरेस्ट। तो जापान में फॉरेस्ट के लिए ज़्यादा लैंड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द लैंड यूज इन बोथ द कंट्रीज मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड यूज। अभी हमें इन दोनों कंट्रीज की कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लैंड यूज में, उसकी लिस्ट बनानी है। तो कैसे लिस्ट बनाओगे? फर्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज इन इंडिया। तो इंडिया में देखो, यहाँ पर एग्रीकल्चर यूज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट फैक्टर जो रहेगा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल अच्छी है, फर्टिलिटी उसकी अच्छी है, इसलिए तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा इसमें फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सेकंड पॉइंट आएगा क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है हमारे इंडिया का। एंड नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फ्लो ऑफ लैंड। अगर हम जापान की बात करें तो जापान में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज इन जापान। फर्स्ट, टेक्निकल एडवांसमेंट। देखो, इनका जापान का भी पॉपुलेशन है, ज़्यादा ही है, तो फिर भी 0.8% जो है वो परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर टेक्निकल एडवांसमेंट है, टेक्निकल वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एंड सेकंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इनकी वजह से ये इसे पाई चार्ट शो होता है। इस तरह हम इनको दोनों कंट्रीज़ के कोरिलेट ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। You may have realized that in different countries the percentage under various land uses differ। तो हमने इन दोनों जापान और इंडिया के पाई चार्ट्स देखकर और जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके हमें पता चलता है कि जो परसेंटेज है लैंड यूजेस के वो डिफरेंट है। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इट्स क्वालिटी एंड नीड्स, लैंड यूजेस टाइप्स वेरी। और जैसे लैंड अवेलेबल है, पॉपुलेशन जैसे है कंट्री की, और इसकी क्वालिटी कैसी है, ज़रूरतें कैसी है उनकी, उस पर लैंड यूजेस वेरी करते हैं। इन जापान फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज मोर एंड द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर परमानेंट एग्रीकल्चर इज़ वेरी लो। तो जापान में हमने देखा कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, एंड जो परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ करते हैं उसका परसेंटेज बहुत ही लो है। As compared to that, in India, the percentage of land under forest is low, while the percentage of land under permanent agriculture is very high। अगर हम जापान से अपने इंडिया का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे इंडिया में जो लैंड है फॉरेस्ट के लिए उसका परसेंटेज बहुत ही लो है, वाइल परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए हमारा इंडिया का लैंड यूजेज जो परसेंटेज है वो हाई है। ओके, तो इस तरह ये ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स होते हैं। और उसके बाद ये प्लान सीरीज हमने स्टडी किया, एंड जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर लैंड यूजेस ये भी हमने यहाँ पर स्टडी किया है। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड ओनरशिप राइट्स ये स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, thank you so much for watching this video.